एवरीवन, वेलकम बैक टू यस स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह स्टेट क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 से संबंधित है। इससे पहले हम सब क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 4 बेकारी। बेकारी को बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। बेकारी जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा आमदनी के बारे में कि आमदनी क्या होता है। वैसे तो आप सभी लोग आमदनी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए आमदनी की परिभाषा किस प्रकार दी जा रही है। कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करता है, अर्थात यह साधन नकद या वस्तु के रूप में हो सकता है। यही अर्जित साध्य उसकी आमदनी कहलाती है। तो एक सिंपल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अर्जित जो साध्य होती है वही उसकी आमदनी कहलाती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को अर्जित करता है, या तो नकद के रूप में करता है या वस्तु के रूप में, वही उसकी आमदनी कहलाती है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करता है, अर्थात यह साधन नकद या वस्तु के रूप में हो सकता है। इस अर्जित साध्य को क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा आमदनी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका की बात ले ले तो अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगारी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में नहीं लगा हो तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बेकारी तथा गरीबी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं वे निश्चय ही गरीब होते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI पॉइंट है। इस पॉइंट्स को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेकारी तथा गरीबी क्या है। ऑप्शन में दे देंगे साथ साथ चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, एक दूसरे से भिन्न है। तो इतना बस ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट कि बेकारी तथा गरीबी साथ साथ चलते हैं। और क्यों चलते हैं साथ साथ? क्योंकि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन में असमर्थ है वही व्यक्ति तो गरीब होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेकारी एक आर्थिक समस्या है जिसका गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट भी VVI पॉइंट है। बेकारी एक आर्थिक समस्या है जिसका गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बेकारी और गरीबी दोनों एक साथ चलता है, और गरीबी बेकारी तथा गरीबी में घनिष्ठ संबंध होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेकारी की धारणा। तो बेकारी की दो प्रकार की धारणा होती है, एक है काम खोजना और दूसरा है काम के लिए उपलब्ध रहना। अब इस पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। जैसे में अगर कोई व्यक्ति कोई भी प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है तो वह बेकार या बेरोजगार हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा व योग्यता होने पर भी प्रचलित मजदूरी पर काम रहने पर भी नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में बेकारी की स्थिति हम कहते हैं। तो इससे क्या निकलता है कि वो व्यक्ति जो है काम खोज रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। और दूसरा है काम के लिए उपलब्ध रहना, वो हमेशा काम के लिए तत्पर तो रह रहा है लेकिन वो उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी कि वह बेरोजगार है। तो ये दो पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा कि बेकारी की धारणा में दो मुख्य बातें आती हैं, एक है काम खोजना और दूसरा है काम के लिए हम उपलब्ध रहना। अब नेक्स्ट है श्रम बल जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या।
15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या या श्रम बल जनसंख्या में शामिल किया जाता है। यानी कि 15 वर्ष से ऊपर और 59 वर्ष से कम, यानी कि 15 से 59 वर्ष के बीच आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि श्रम बल जनसंख्या को ही कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। कहीं कहीं एग्जाम में श्रम बल जनसंख्या न देकर आपको कार्यशील जनसंख्या दे देगा और पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत कितने वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो बस आपको ध्यान में रखना है 15 वर्ष से ऊपर और 59 वर्ष से कम। इससे संबंधित आपके बुक में एक सारणी दिया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट जो 2001 में हुआ था उसके अनुसार, चलिए हम लोग अब बुक की तरफ चल के उसे भी देख लेते हैं। देखिए, भारत एवं बिहार में श्रम शक्ति है और ये रिपोर्ट 2001 की है। यहाँ देखिए आप लोग देख रहे होंगे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है जो 1999 और 2000 के बीच की। इसमें श्रम शक्ति प्रतिशत में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भारत का दिया हुआ है और यहाँ बिहार का दिया हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रामीण और यहाँ शहरी। भारत में पुरुष जो है 85.4%, ग्रामीण में यानी कि गांव में और शहर में 78.6%। फिर महिला का है, गांव में महिला का श्रम शक्ति प्रतिशत 45.6% है और शहर में 20.9% है। भारत का कुल श्रम शक्ति हो गया 66.2% और शहर का कुल श्रम शक्ति हो गया 51.1%। फिर उसी प्रकार बिहार में है, पुरुष का हो गया ग्रामीण क्षेत्र में 86.9% और शहरी क्षेत्र में 75.7%। फिर महिला का हो गया ग्रामीण क्षेत्र में 28.9% और शहरी क्षेत्र में 12.5%। और बिहार में कुल ग्रामीण क्षेत्र में 59.2% हो गया और शहरी क्षेत्र में 48.4% हो गया श्रम शक्ति। तो हो सकता है, वैसे तो इससे पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसे देख जरूर लीजिएगा क्योंकि आपको पढ़ना तो सभी है और ये जानना भी जरूरी है आपको कि भारत एवं बिहार में श्रम शक्ति में कितना था, इसलिए एक बार आप लोग इसे देख जरूर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। नेक्स्ट है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, पहला ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरा शहरी बेरोजगारी। जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी होती है उसे ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं और जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी होती है उसे शहरी बेरोजगारी कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी जो है 2 प्रकार की होती है, पहला मौसमी बेरोजगारी और दूसरा होता है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को कहीं कहीं छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है और कहीं कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तीनों बेरोजगारी एक ही है। और शहरी बेरोजगारी 3 प्रकार की होती है, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। ये तीनों बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है और मौसमी, अदृश्य, छिपी हुई और प्रच्छन्न ये सभी गांवों में बेरोजगारी पाई जाती है। अब चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपके बुक में बेरोजगारी दर श्रम शक्ति के प्रतिशत में दिया गया है। जो भारत एवं बिहार में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी दर कितना है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भारत एवं बिहार में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी दर ये 1999 और 2000 के बीच की है। बेरोजगारी दर श्रम शक्ति के प्रतिशत में, यानी कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे भारत में बेरोजगारी दर में श्रम शक्ति का कितना % है और बिहार में बेरोजगारी दर में श्रम शक्ति का कितना % है। यहाँ पे पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में 7.20% है और शहरी क्षेत्र में 7.30% है। महिला, भारत में महिला ग्रामीण क्षेत्र में 7% है और शहरी क्षेत्र में 9.40% है। और भारत में कुल बेरोजगारी दर जो है श्रम शक्ति के रूप में 7.20% है और शहरी क्षेत्र में 7.70% है। बिहार की बात अब की जाए तो बिहार में पुरुष जो है
ग्रामीण क्षेत्र में 7.20% तथा शहरी क्षेत्र में 8.70%। फिर महिला है बिहार में 6.20% बेरोजगारी दर श्रम शक्ति के प्रतिशत में, और शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर श्रम शक्ति के प्रतिशत में है 13.50%। और यहाँ पे कुल हो गया 7% और शहरी क्षेत्र में कुल हो गया 9.30%। इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं इससे एक प्रश्न पूछा जाए, तो आप लोग इसको 1-2 बार अगर कॉपी में लिखिएगा तो आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नोट्स की तरफ। ग्रामीण बेरोजगारी का 2 पॉइंट था, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। तो हम लोग देखते हैं मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी को सामयिक बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो जब लोगों को वर्ष में कुछ महीने में काम नहीं मिलता है तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात मौसम में परिवर्तन के द्वारा जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे में जब खेती का मौसम होता है तो उस मौसम में किसानों को काम मिलता है, और जब खेती का मौसम समाप्त हो जाता है तो उस मौसम में किसानों को कोई काम नहीं मिलता है। तो ऐसी बेरोजगारी को जो है मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और ये बेरोजगारी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि कार्य जो होता है कई चरणों में होता है, जैसे में कोई समय में रोपनी होता है, किसी कब समय में पानी पटाया जाता है, किसी समय में उसमें से जंगल निकाला जाता है, फिर किसी समय में उस फसल को काटा जाता है। जब ये सभी चरण के पश्चात जो कृषक मजदूर होते हैं वो बेकार बैठे रह जाते हैं, क्योंकि गांव के जो भी किसान होते हैं वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट है अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप लोग मौसमी बेरोजगारी या सामयिक बेरोजगारी ये दोनों को ध्यान में रखिएगा, और ये 3 जो है एक ही है, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई और प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होने के कारण छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कृषि कार्य में जितना आवश्यकता है व्यक्ति की, उससे ज्यादा व्यक्ति अगर उस काम में लगे होते हैं तो उसे छिपी हुई या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो कृषक होता है वो अपने आप को कृषि कार्य में लगा हुआ समझता है, लेकिन उसकी उत्पादकता लगभग 0 के बराबर होती है। यदि उसे कृषि कार्य से हटा भी दिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। जैसे भूमि के एक निश्चित टुकड़े पे खेती करने के लिए 3 व्यक्ति ही पर्याप्त है, लेकिन उस पर 5 व्यक्ति लगे हुए हैं। इस स्थिति में 2 व्यक्ति अदृश्य रूप से बेरोजगार है। इनका फसल के उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। अगर वो 2 व्यक्ति नहीं भी होंगे तो भी फसल उतना ही होगा, और अगर 2 व्यक्ति आ भी गए तो उनके आने से फसल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसी बेरोजगारी को अदृश्य या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है शहरी बेरोजगारी, और शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था 3 बेरोजगारी थी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। तो हम लोग देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जब समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात जब पढ़े लिखे लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे हम लोगों के पास कई डिग्रियां हैं, हम लोगों ने बीएड भी किया है, लेकिन फिर भी आज भी हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोगों को जितनी योग्यता है, जितनी डिग्री है, उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग भी शिक्षित बेरोजगारी के श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादा शहरी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक बेरोजगारी। तो औद्योगिक बेरोजगारी देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जैसे में उद्योग धंधों में बेरोजगारी जो पाई जाती है उसे ही औद्योगिक बेरोजगारी कहा जाता है। अब आज का जो हमारा समय है तकनीक पे आधारित है सभी चीजें। तो तकनीक के कारण जो मानव का श्रम शक्ति है उसका उपयोग कम होता जा रहा है, जिसके कारण औद्योगिक बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है। जैसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो रोजगार पाने के लिए शहर की ओर जाते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। क्यों रोजगार नहीं मिल पाता है? क्योंकि
जो काम मशीन के द्वारा 1 मिनट में हो जाएगा, वही काम अगर मजदूर लोग हाथ से करेंगे तो उसे करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो कोई भी जो औद्योगिक क्षेत्र का जो मालिक है वैसे मजदूर को क्यों रखेगा जिसमें उससे ज़्यादा समय लगे। इसके कारण वो जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर है उसको हटा दिया जाएगा, जिससे औद्योगिक बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अब नेक्स्ट है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप तकनीकी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे में अभी हमने आपको औद्योगिक बेरोजगारी के बारे में बताया कि उसमें अलग अलग नए नए तकनीक का आविष्कार हो गया है, जिसके कारण पुराने श्रमिकों को उस कारखाने से हटाया जाता है। ठीक वैसे ही तकनीकी बेरोजगारी है। आज का जो युग है उसमें नए नए तकनीक का आविष्कार हो रहा है और पहले में जो भी कर्मचारी जो कर्मी है उसकी छटाई की जा रही है, तो जिसके कारण तकनीकी बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है। हम लोग इस पॉइंट्स को थोड़ा देख लेते हैं कि बिहार के भागलपुर, गया इत्यादि जिलों में मशीनी उत्पादन क्रिया के कारण परंपरागत हैंडलूम में लगे लोगों की तकनीकी बेरोजगारी पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के कौन सा जिला हैंडलूम बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर जिला और गया जिला ध्यान में रखिएगा आप लोग। बगल में मकान बन रहा है जिसके कारण खटखट की आवाज आ रही, इस आवाज को आप लोग प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी के कारण। हम लोगों ने गरीबी के कारण को पढ़ा था, अब हम लोग बेरोजगारी के कारण को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट कारण है अत्यधिक जनसंख्या, सेकेंड में अशिक्षा, तीसरा नंबर में कृषि का पिछड़ापन, फोर्थ नंबर में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, 5 नंबर में औद्योगिकरण का अभाव, 6 नंबर में है पूंजी का अभाव और 7वें नंबर में है प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव। इसलिए गरीबी के कारण में हम लोग ये सभी पॉइंट्स को डिटेल्स में देखा था। अब एक बच गया हम लोगों का प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव। इस पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। आज का जो तकनीकी का जो क्षेत्र है उसमें कंप्यूटर का कार्य होता है, प्रबंधन का कार्य होता है, भारी मशीन पे आधारित जो भी कार्य होता है उसमें जो हमारे श्रमिक लोग हैं भागीदारी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो अशिक्षा और प्रशिक्षण उनको सही तरीके से नहीं मिल पाता है और भारतीय मजदूर जो है आधुनिक मशीनों से रूबरू नहीं हो पाते हैं और जिसके फलस्वरूप बेकारी का जन्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो हमारा क्लास 3 था गरीबी, उसमें हम लोगों ने ये सभी पॉइंट्स को देखा था, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट्स को हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोग डिटेल्स में नहीं देखेंगे, डिटेल्स में तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे बस आप लोगों को देखना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का डेट कब से कब तक था, तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के अंतर्गत बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है ये सब यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। सेकेंड है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ADP, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और थर्ड नंबर में है काम के बदले अनाज कार्यक्रम और फोर्थ नंबर में है निश्चित रोजगार योजना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स को बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये 4 कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का डेट कब से कब तक था, तो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई गई योजना, तो सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो फर्स्ट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। थर्ड नंबर है जवाहर रोजगार योजना JRS,
तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये तीनों कार्यक्रम चलाया गया था और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये 4 कार्यक्रमों को चलाया गया था। तो बस आप लोगों को ध्यान में रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनमें से 3 कार्यक्रमों को आपको दिया भी जा सकता है और इसमें से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक कार्यक्रम आपको दिया जा सकता है, संभावना है। बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे और छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। अब इसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, जिसको ट्राइसेम कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेकेंड नंबर है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना DWCRA। इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। और थर्ड नंबर में है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना को 1982 में लागू किया गया था और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 1989 में लागू किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा कि इन तीनों योजना को मिलाकर 2006 में नरेगा का नाम दिया गया। अब ये तीनों कार्य नरेगा के माध्यम से होता है। अब हम लोग चलते हैं नरेगा की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा। तो नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो भी फुल फॉर्म है सभी फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। तो इस योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया। डेट इसको ध्यान में रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया। नेक्स्ट है इस योजना को भारत के 27 राज्यों के 2000 जिलों में 80,000 ग्राम पंचायत में लागू किया गया। जो में भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया था, भारत के सिर्फ 27 राज्यों के 2000 जिलों में और 80,000 ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना को बिहार के 38 जिलों में से 23 जिलों में लागू किया गया। आप लोगों को पता है कि बिहार में कुल 38 जिला है, तो सभी जिलों में लागू नहीं किया गया था। 38 जिलों में से मात्र 23 जिलों में ही नरेगा को लागू किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना करके 15 अगस्त 2006 से संपूर्ण देश में लागू कर दी गई है। इस योजना का नाम अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। कब से? तो 15 अगस्त 2006 से, यानी कि 2 फरवरी 2006 में प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया, लेकिन 15 अगस्त उसी साल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिया गया और 15 अगस्त 2006 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो इसके अंतर्गत निम्न बातें आती है। तो कौन कौन? प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार, यानी कि एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष आप लोगों को पता है कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। तो इसके बीच प्रत्येक परिवार में 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी है नरेगा के तरफ से। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति 60 रुपए न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 60 रुपए, सबसे कम जो मजदूरी है वो 60 रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है 15 दिनों तक रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान। तो 15 दिनों पर अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी है इसमें।
और नेक्स्ट है रोजगार में 33% महिलाओं की भागीदारी। तो लगभग 1/3 महिलाओं की भागीदारी है। कहीं कहीं 33% भी दिया रहता है और कहीं कहीं 1/3 भी रहता है, तो लगभग 1/3 रहता है। तो बस ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को लगभग 1/3 भागीदारी है और नहीं तो 33% भागीदारी है। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई तथा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित कर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया। तो अब नरेगा की जगह पर मनरेगा आ गया है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट की तरफ। इसका एक पॉइंट अभी बचा हुआ है। कार्य के दौरान श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का प्रावधान। यदि कोई श्रमिक कार्य कर रहा है और श्रमिक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसको 25,000 रुपए उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में देने का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट टॉपिक है कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। कुटीर उद्योग को लघु उद्योग भी कहा जाता है। तो वैसे छोटे उद्योग जिनमें मशीन का कम प्रयोग हो और कम पूंजी पर चलाए जाते हो, उस उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे में टोकरी बुनाई हो गया, सूत काटना हो गया, ये सभी कम पूंजी पर, ये छोटा उद्योग भी हो गया और इसमें मशीन का भी कम प्रयोग होता है और कम पूंजी पर भी ये उद्योग चलाया जाता है। ऐसे उद्योग को कुटीर या लघु उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेकारी का सामाजिक प्रभाव। तो बेकारी का समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो दिया गया है। तो हम लोग पहले सामाजिक प्रभाव को देख लेते हैं। तो जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। जन का मतलब हो गया मनुष्य। तो मनुष्य की शक्ति का संसाधन में बर्बादी हो रहा है। वो तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे में कृषि के क्षेत्र में एक परिवार के 4 लोग खेत में काम कर रहे हैं और पुनः उसी परिवार के और भी सदस्य काम करने के लायक हो जाते हैं और वो भी उसी खेत में अपना सहयोग देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो सीमांत उत्पादकता है उसमें वृद्धि तो नहीं होती है, लेकिन देखने में यह लगता है कि परिवार के सभी व्यक्ति खेती में लगे हुए हैं। तो ये जनशक्ति या श्रम शक्ति का बर्बादी को दर्शाता है। अब नेक्स्ट है हीन भावना का जन्म। बेकारी से समाज में हीन भावना का जन्म होते जा रहा है। जैसे में जो व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं और उस व्यक्ति को अगर बेरोजगारी व्यक्ति देखता है तो उस व्यक्ति की तुलना में अपने आप को वो हीन भावना से देखना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है गिरता चला जाता है और वह अपने आप को समाज में एक बोझ के रूप में देखना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी हीन भावना का जन्म हो रहा है बेकारी के कारण। और सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना। बेकारी के कारण समाज में सामाजिक कुरीतियों का भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे में हो गया लोग चोरी करना शुरू कर दिया है, डकैती करना, छीना झपटी, ठगी, दहेज, ये सभी गलत प्रथा का जन्म बेरोजगारी के बीच होता जा रहा है और जिसका प्रभाव समाज के ऊपर भी ज्यादा पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट है पलायन की प्रवृत्ति का जन्म। तो बेरोजगारी के कारण लोग जो है रोजगार की खोजने में जो उनका अपना पैतृक स्थान है उसको छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जिसके कारण वो अपने घर परिवार समाज और संस्कृति से तो दूर हो ही जाते हैं और साथ ही साथ कई स्तर पर भी उनको उस जगह में उपेक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है और लेकिन जिसके कारण वह कम मजदूरी पर काम करने के लिए भी विवश हो जाते हैं और ऐसी स्थिति बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लोग को ये पता होगा कि बिहार के ज़्यादातर लोग दूसरे जगह जाके काम करते हैं। अब हम लोग बेकारी के आर्थिक प्रभाव को भी देखकर समझ लेते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय की कमी। एक व्यक्ति को बेकारी के कारण आय की कमी होती जा रही है और जिससे आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। निम्न जीवन स्तर। और जब प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी तो लोगों के रहन सहन खान पान वेशभूषा सभी निम्न स्तर पे हो जाएगा, जिससे भी
बेकारी का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आर्थिक मंदी का खतरा। तो आर्थिक मंदी का खतरा भी बेकारी के आर्थिक प्रभाव पे पड़ता है। और नेक्स्ट है कर्ज बोझ में बढ़ोतरी। अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं हो पाएगी तो लोग कर्ज लेना शुरू करते हैं, कर्ज के तले वो दबते चले जाते हैं और कर्ज बोझ में बढ़ोतरी हो रही है। और नेक्स्ट है संसाधन का उचित उपयोग न होना। तो बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव भी संसाधन का उचित उपयोग न होना पे भी होता है। कम पूंजी के कारण जो प्राकृतिक साधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, जो कि बेरोजगारी का ये मूल प्रमाण है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ की कृषि पिछड़ी होने का मुख्य कारण कृषि का मानसून पर आधारित होना है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ की कृषि पिछड़ी होने का मुख्य कारण क्या है। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि कृषि का मानसून पर आधारित होना है। ये प्रश्न आपसे हो सकता है पूछा जाए। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 में अविभाजित बिहार से झारखंड राज्य के गठन से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कमी आई, क्योंकि औद्योगिक नगर जैसे जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद आदि झारखंड राज्य में चले गए। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से औद्योगिक नगर झारखंड के अंतर्गत चले गए। तो जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद ये सभी झारखंड के अंतर्गत चले गए। अब नेक्स्ट है कृषि कार्य के विभिन्न चरण। तो कृषि कार्य के कौन कौन से चरण होते हैं। तो रोपनी, पटौनी, निकौनी और कटनी। तो ध्यान में रखिए कृषि कार्य के 4 चरण होते हैं। रोपनी, पटौनी, रोपनी में फसल की रोपाई होती है, पटौनी में फसल में पानी पटाया जाता है, निकौनी में फसल से जंगल को हटाया जाता है और कटनी में फसल को काटा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।